हे गाइस, ब्रेकडाउन सीरीज में आप सबका स्वागत है और आज मैं लाया हूँ फैल्कन एंड विंटर सोल्जर एपिसोड 4 का डिटेल ब्रेकडाउन। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले सबके लिए एक स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल समझाऊंगा और काफी सारे रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स के बारे में बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड के टाइटल है दुनिया पूरी देख रही है, जो कि एक बड़ा रेफरेंस है इस एपिसोड के एंड का, जहां जॉन वॉकर एक फ्लैग स्मैशर की हत्या कर देता है, जो कि एपिसोड में हमें पता चलता है कि वो कैप्टन अमेरिका से बहुत ही इंस्पायर्ड था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो तो दूसरे कैप्टन अमेरिका के हाथों मारा जाता है, जो ये दर्शाता है कि नया कैप्टन अमेरिका धीरे धीरे बुरा बनते जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या जॉन वॉकर ने सुपर सोल्जर सीरम लिया है? तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं एपिसोड की, जहां हमें एवेंजर्स एंड गेम के बाद अब हमें वकांडा दिखाई देता है, लेकिन ये वकांडा 6 साल पहले का है, यानी कि ब्लिप से पहले, जहां पर बकी बार्न्स का इलाज किया जा रहा था। वहां हम देखते हैं कि आयो बकी को जानबूझकर वो ट्रिगर्ड वर्ड सुनाती है, ये देखने के लिए कि अभी भी उन शब्दों का बकी पर कोई असर होता है या नहीं, लेकिन बकी उस टेस्ट को पार कर देता है और सीरियसली उसे जो खुशी हो रही थी वो उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। फिर हम अभी के टाइम में आते हैं, जहां पर आयो जियो को ढूंढते हुए यहाँ आई थी और बकी से उसका सामना होता है और आयो बकी से पूछती है कि उसने जियो को जेल से आजाद क्यों किया, क्योंकि वो किंग टचाका की मौत का जिम्मेदार है। और यहाँ हम देख सकते हैं आयो इसे बहुत सीरियसली ले रही है, क्योंकि सिविल वॉर के इवेंट्स के दौरान वो वही मौजूद थी और किंग टचाका की मौत हो गई और वो कुछ नहीं कर पाई। तब आयो बकी से कहती है कि उसके पास सिर्फ 8 घंटे हैं और उसके बाद जीमो को कोई बचा नहीं सकता। फिर अंदर आके बकी बताता है कि वकांडावासी कभी भी आके जीमो को ले जा सकते हैं। यहाँ जीमो को देखोगे तो पता चलेगा कि उसमें काफी सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि वो किसी के भी दिमाग को मैनिपुलेट कर सकता है। तभी बकी सैम को बताता है कि कार्ली ने जीआरसी के सप्लाई सेंटर को उड़ा दिया है और उनकी कुछ और भी डिमांड्स है, लेकिन तभी जीमो एक सुझाव देता है कि वे लोग कार्ली को ही मार दे, जिस पर बकी और सैम दोनों भी उसका विरोध करते हैं। लेकिन जीमो उन्हें बताता है कि पावर्स मिलने पर सुपर पावर को तानाशाही बनने में ज्यादा देर नहीं लगती, और जीमो की बातों से हमें पता चलता है वो कितना नाजी और एवेंजर्स से नफरत करता है। यहाँ अगर पीछे कांच को देखोगे तो उनके शेप्स कुछ हेक्सागॉन्स है, जो कि वांडा विजन का रेफरेंस है, और कुछ स्टार्स है जो कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड का रेफरेंस है। फिर वे लोग जीआरसी कैंप जाते हैं। वहाँ जीमो इन दोनों को बताता है कि वो यहाँ आया करता था जब वो बच्चा था। मेरे ख्याल से देखे तो वो कोल्ड वॉर की बात कर रहा था और कॉमिक्स का जीमो उसी एरा में था, जो कि एक रेफरेंस है। फिर जीमो बच्चों से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उन्हें टर्किश डिलाइट देता है, जो कि नार्निया मूवी की याद दिलाता है। तभी जीमो उन बच्चों से कहता है कि ये बातें हमें बीच में ही रखनी चाहिए और बकी और सैम को पता न चले। वो इसलिए करता है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले, इससे पहले कि डोरा मिलाजे उसे लेने आ जाए। फिर हम फ्लैग स्मैशर को देखते हैं, जो न्यूज देख रहे थे जीआरसी धमाके की। फिर सैम पूछताछ करने जाता है और उसे पता चलता है कि वहाँ के लोग वाकई में जीआरसी से नफरत करते हैं और फ्लैग स्मैशर को सपोर्ट करते हैं। फिर वापस आकर सैम बकी से कहता है कि कार्ली अलग है और वो उसे समझा सकता है। तभी जीमो उन दोनों को बताता है कि डोनियो मदानी का फ्यूनरल आज दोपहर को है और कार्ली वहाँ आने वाली है। फिर सैम शैरन को कांटेक्ट करता है मदद के लिए। तभी शैरन उसे बताती है कि उसके पास सैटेलाइट ट्रैकिंग है, जिससे वो फ्लैग स्मैशर को ट्रैक कर सकती है, और साथ ही यह भी बताती है कि मैड्रीपुर में निगल की मौत के बाद हालात बिगड़ चुके हैं और पावर ब्रेकर भी बौखला गया है। लेकिन यहाँ शैरन की बातें से हमें पता चलता है पावर ब्रेकर कोई मेल है। फिर हम देखते हैं कि फ्लैग स्मैशर ने बचे हुए सुपर सोल्जर सीरम कहाँ रखे हैं, और वो रखा था उनमें से एक फ्लैग स्मैशर के दादाजी की खबर में, जिन्होंने अपना समय नाजी से लड़ने में बिताया था, और इसी के कारण ही वो फ्लैग स्मैशर कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर्ड था। तभी कार्ली का पार्टनर कार्ली से कहता है कि वो कैप्टन अमेरिका होनी चाहिए थी, जो कि मेरे ख्याल से फीमेल कैप्टन अमेरिका का रेफरेंस है। फिर जॉन वॉकर और बैटल स्टार सैम बकी और जिमो से मिलते हैं, लेकिन जॉन वॉकर उन पर भड़कता है जिमो को भगाने के लिए। तभी वे लोग डिसाइड करते हैं कि कार्ली को कैसे रोके, जिस पर सैम कहता है कि वो उसे समझाएगा, लेकिन जॉन वॉकर ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन बैटल स्टार मान जाता है और फिर सारे मिलकर फ्यूनरल की ओर निकलते हैं। फिर फ्यूनरल के बाद सैम कार्ली से मिलता है, जहां वो समझाने के लिए अपनी ट्रिक्स आजमाता है, जो वो लोगों को काउंसलिंग के वक्त समझाता था, जो हमें कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में भी देखा था। तो वही दूसरी तरफ
जीमो भाग न जाए इसलिए जॉन वॉकर उसे हथकड़ी डालकर अटका के रखता है और सैम की राह देखने लगता है। यहाँ सैम की बातों से लगभग कार्ली मान चुकी थी, लेकिन बीच में जॉन वॉकर आकर सैम का खेल खराब कर देता है, जिससे कार्ली को लगता है कि सैम भी नए कैप्टन अमेरिका से मिला हुआ है और वो वहां से भाग जाती है। हालांकि बकी उसका पीछा करता है, लेकिन वो हाथ में नहीं आती। इधर जीमो भी गायब हो चुका था और वो कार्ली के सामने आ जाता है और कार्ली को शूट कर देता है और उसी के कारण कार्ली के पेट में गोली लग जाती है और उसकी सुपर सोल्जर वाली सीरम की बैग बाहर गिर जाती है। इस बात का फायदा उठाकर जीमो सारे सुपर सोल्जर सीरम तोड़ देता है, लेकिन जॉन वॉकर जीमो पर अपनी शील्ड मारकर उसे बेहोश कर देता है और तभी जॉन वॉकर देखता है कि सीरम नष्ट हो चुके हैं, लेकिन एक बचा है और वो उस सीरम को छुपा लेता है। फिर कार्ली को पावर ब्रोकर से मैसेज आता है जो उसे धमकी देता है कि उसे सुपर सोल्जर सीरम लौटा दे, नहीं तो वो उसे खत्म कर देगा। यहाँ हम देखते हैं कि सैम शैरन को मैसेज करता है कि वो जॉन वॉकर पर नजर रखे, लेकिन तभी जॉन वॉकर और बैटल स्टार वहां आ जाते हैं और जीमो को अरेस्ट करने वाले थे, लेकिन तभी वहां डोरा मिलांजे आ जाते हैं। जॉन वॉकर इन दोनों वकांडा वालों को हल्के में ले लेता है और उन पर अटैक करता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आयो जॉन वॉकर की हालत खराब कर देती है, लेकिन बकी और सैम बीच में आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वे लोग जॉन वॉकर को एक झटके में ही अटका के रखते हैं और अपनी टेक्निक से बकी का हाथ भी उसके अलग कर देते हैं। यही लड़ाई में जीमो मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। यहाँ डोरा मिलांजे जॉन वॉकर को अलग कर देते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि वो भी शील्ड को ठीक वैसे ही उठाती है जैसे कैप्टन अमेरिका ने उठाया था लिफ्ट में कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में। इधर बकी फिर से अपना हाथ जोड़ने लगता है और तब हम वकांडा टेक भी देख सकते हैं कि किस तरह उसका हाथ डिजाइन किया गया है। फिर हम जॉन वॉकर को देखते हैं जो बैटल स्टार से बात कर रहा था। तभी बैटल स्टार उसे वही बात बताता है जो कैप्टन अमेरिका के फर्स्ट पार्ट में हमने सुनी थी कि सीरम सिर्फ इंसान के अंदर के असली रूप को बाहर लाता है। फिर कार्ली सैम की सिस्टर को कॉल करके सैम को एक लोकेशन पर बुलाने को कहती है। जब सैम और बकी वहां पहुंचते हैं तब कार्ली उन्हें बताती है कि उनका प्लान था जॉन वॉकर को मारने का, लेकिन तभी शैरन सैम को बताती है कि जॉन वॉकर का ही अटैक करने वाला है। यहाँ जिस तरह जॉन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है वो रेफरेंस है कैप्टन अमेरिका 1 की सीन का, जहाँ कैप्टन अमेरिका भी ठीक ऐसे ही अंदर घुसता है। फिर फ्लैग स्मैशर बैटल स्टार को उठा लेते हैं ताकि वो जॉन वॉकर को मार सके। यहाँ जब लड़ाई होती है फ्लैग स्मैशर और जॉन के बीच, तब जॉन एक रॉड को बड़े आसानी से मरोड़ देता है, जो ये दर्शाता है कि जॉन ने कहीं ना कहीं उस सीरम को लिया है। फिर एक फ्लैग स्मैशर जॉन को पकड़ लेता है और कार्ली उसे मारने आती है, लेकिन बीच में बैटल स्टार आके उसे रोक लेता है, जिसके कारण कार्ली उसे इतना जोर से मारती है कि वो पिलर से जा टकराता है और उसकी मौत हो जाती है। बैटल स्टार को मरा हुआ देखकर जॉन का पारा बढ़ जाता है और ये ठीक वैसे ही हो रहा था जैसे बैटल स्टार ने कहा था कि सीरम किसी भी इंसान के अंदर के असली रूप को बाहर लाता है, और जॉन के साथ भी यही हो रहा था। वो गुस्से में उन फ्लैग स्मैशर का पीछा करने लगता है और खिड़की तोड़कर कूद जाता है और ठीक वैसे ही लैंड करता है जैसे कैप्टन अमेरिका लैंड करता है, और वो उसी फ्लैग स्मैशर के पीछे लगता है जो कैप्टन अमेरिका से इंस्पायर्ड था और देता है, और गुस्से में अगर जॉन वॉकर वही शील्ड से उसकी हत्या कर देता है। यहाँ गौर से देखोगे तो जॉन के शील्ड के मारने का तरीका वैसे ही था जैसे कि कैप्टन अमेरिका का था सिविल वॉर में। जॉन की ये सारी हरकतें लोगों ने रिकॉर्ड कर ली थी और फिर हम कैप्टन अमेरिका की शील्ड देखते हैं जिस पर पहली बार किसी मासूम का खून लगा था, और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।